मैंने तुम्हें मना किया था, ऑफिस के किसी कोलीग के साथ तुमने फ्री नहीं होना। इसके बावजूद तुमने मेरी बात का मजाक बनाया। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। तो तुम कौन होते हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम लगते भी क्या हो मेरे? अरिशमान साहब, मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास जॉब कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ बाबा ने मुझे बोला था कि तब वो मुझे बिजनेस में एंटर होने देंगे जब मेरे पास एक्सपीरियंस होगा। इसलिए तुम्हारे पास मुझे छोड़ा था। मैं कोई तुमसे इश्क माशूकियां नहीं करने आई थी। मैं किसी और की मंगेतर हूँ। वो गुस्से में बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, मैं भी बताता हूँ। वो अपनी शर्ट के बटन खोलता हुआ इसके करीब आने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? अब की बार जमल को सही मायनों में इससे खौफ महसूस हुआ। जो करने लगा हूँ वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। ये कहते हुए वो इसके करीब आया। शर्ट उतार के इसने अपनी दूर फेंकी। खुदा के लिए छोड़े मुझे। पागल हो गए हो क्या? वो पीछे पीछे हो रही थी जब इसके गिर्द दोनों बाजू रखता हुआ इसके चेहरे को देखने लगा। वो अरिशमान की गर्म सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। इसकी आंखों में बेसाख्ता ही आंसू बहने लगे थे। अब क्या हो गया? रोने क्यों लग गई हो तुम? किसी और की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें किसी और के काबिल छोड़ूंगा तो तुम किसी और की होगी ना। इसकी बात सुन के वो घबरा गई। इसके करीब आ गया था। अगले लम्हे इसके बाजू से पकड़ के घसीटने वाले अंदाज में इसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। कहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं? वो इसे बाथरूम की तरफ लेकर जा रहा था। सामने लाके इसे बाथटब में फेंका और इसकी शर्ट को फाड़ने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। छोड़े मुझे, खुदा के लिए छोड़े। आप पागल हो गए हैं क्या? मैं आपको बख्शूंगी नहीं। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। अगर आपने दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वो शख्स बेरहम बना हुआ था। इसकी थोड़ी सी दबूचता हुआ और इसके चेहरे को देखने लगा। मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरे सिवा किसी और के बारे में सोचना भी मत। मगर तुमने इसके बावजूद शादी की हामी भरी। तुम मंगनी कर चुकी हो। अब देखो, अब तो तुम्हें मेरे कदमों में बैठ के मेरी ज़िंदगी में शामिल होना पड़ेगा। ये सब कुछ करूँगा तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो एकदम से बाथटब में इसके करीब आया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसकी आंखों में अजीब अंदाज में देखने लगे। इसके जबड़े को दबोच लिया। मेरी बात मान लो। वो अजीब अंदाज में कह रहा था, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानूंगी। अरिशमान, मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं होंगी। ये तुम्हारी खुशफहमी रहेगी। मुझे तुमसे नफ़रत है। मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही थी। वो इसके पास तन्हा मौजूद थी और इसके साथ कुछ भी कर सकता था। इसके बावजूद वो इसके साथ इस अंदाज में बातें किए जा रही थी। एकदम से इसके जबड़े को दबोच लिया। इसके आंखों में देखने लगा। बहुत गलत किया है तुमने। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वाकई तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। वो इसके हाथों की हरकत को महसूस करते गुस्से में चिल्लाते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। नहीं, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। आपकी बात वो डरने लगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, मगर मेरी इज्जत बख्श दो। वो रोते हुए बोली। अनगिनत इसकी आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे, मगर अब अरिशमान जिद पर उतर आया था। अब नहीं, अब बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बख्शने वाला। ये कहते हुए इसके ऊपर झुका बेदर्दी से। जमल अपनी फाइल संभालती जल्दी जल्दी ऑफिस में दाखिल हुई थी। अपने बालों को इसने रफ से जूड़े में बांधा हुआ था। वो जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो सामने से आते हुए शख्स के साथ इसकी बहुत बुरी तरह से टक्कर हुई। आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए, वो मोबाइल कान के साथ लगाए किसी से बात करने में मसरूफ था।
जैसे इससे टक्कर हुई तो इसके हाथ में मुझे सारी फाइल्स गिर चुकी थीं। अंधे हो गए हो क्या? नजर नहीं आता? वो बिना देखे मुसलसल बोले जा रही थी। एक तो इस ऑफिस के लोग भी अंधे हैं। वो जल्दी जल्दी फाइल उठाती मुकाबिल शख्स को देख रही थी जो खूंखार निगाहों से इसे देख रहा था। वो इसे अच्छी तरह पहचान चुका था कि वो कौन है, मगर शायद सिमल इसे नहीं पहचान पाई थी। क्या हो गया? क्या इसे देख रहे हो? अपने बंटे निकाल के? मैं निकाल के कंचे खेलने लग जाऊंगी तुम्हारी आंखों को। वो गुस्से में इसे देखते हुए बोली, मगर अभी भी वो इसे देखे जा रहा था। आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? अब की बार वो नरमी से गोया हुआ। ओ हेलो, अपनी औकात में रहो। बात करने की तमीज़ नहीं, अब तुम मुझे बात करने की तमीज़ सिखाओगे? नज़र तो तुम्हें यहाँ आता नहीं, पहला दिन ही मनहूस गुजरने का। ये कहते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जैसे वो ऊपर की तरफ आई, देखने लगी, सामने इसने एक मॉडर्न सी लड़की को देखा जिसने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। बाल इसके खुले हुए थे। वो इसके पास आई और कहने लगी, आप ही आयुष्मान सर की सेक्रेटरी हैं? वो इस बात में सर हिलाने लगी। जी मैम, आयुष्मान सर के आने का टाइम हो गया है, बस वो आ जाते हैं। आप मिस जमल हैं? इसने इस बात में सर हिला दिया। जी सर ने मुझे कॉल करके आपके बारे में बताया था। लाया, आप मुझे अपनी फ़ाइल दें और मेरे साथ आ जाएं। वो इसे लेकर चली गई। वो अजीब निगाहों से इस लड़की को देखने लगी। तोबा तोबा, किस कदर बेशर्म कपड़े पहन के घूम रही है। वो बड़बड़ाई थी। आपने कुछ कहा है क्या? सेक्रेटरी ने मुड़ के देखा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसकी फाइल देखने के बाद वो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेट करने लगी। इतने में इसके पास कॉल आई। जी सर, ठीक है, मैं इनको भेजती हूँ। आपको ऑफिस में सर बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। वो अपनी फाइल उठाती अब की बार बड़े आराम से इसके कमरे से बाहर निकलती ऑफिस की तरफ आई। ऑफिस पे दस्तक दी तो इसकी तरफ पुश्त किए खड़ा हुआ था। गुड मॉर्निंग साहब, बाबा ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप यकीन करें, मैं 1 महीने के अंदर अंदर सारा काम सीख जाऊंगी। फिर आप बाबा को बोलिएगा कि इसे सब कुछ आता है। इसके बाद बाबा मुझे अपने बिजनेस में एंटर होने देंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। जैसे इस शख्स ने मुड़ के देखा तो सामने खड़े हुए शख्स को देखकर वो कहने लगी, तुम अंधे हो? वो फौरन से बोली, मगर अगले लम्हे इसे एहसास हुआ था कि वो जिसे अंधा बोल गई थी, जिसके साथ लड़ झगड़ के आई थी, हकीकतन वही अरिशमान अफंदी था। वो आप अरिशमान हैं? वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। अब की बार इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गई थीं। जी मिस सिमल, बिल्कुल, लाएं अपनी फाइल दिखाएं। इसकी फाइल पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा तो वो कहने लगी, वो सॉरी सुबह के लिए। आप खुद अंधों की तरह चल के आ रहे थे, इसके बावजूद इसकी जुबान रुकी नहीं थी। मैंने बोला है कि मुझे फाइल दें, वो सख्त लहजे में बोला तो इसने जल्दी से फाइल इसकी तरफ बढ़ा दी। एजुकेशन तो आपकी अच्छी है, तो और क्या, बस मुझे सब कुछ आता भी है, लेकिन बाबा ऐसे बिला वजह मुझे जलीलो ख्वार करवाना चाहते हैं दूसरों की कंपनी में। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, आप यहाँ ख्वार नहीं होंगी, मुझे लगता है आप दूसरों को जलीलो ख्वार करेंगी। इसके जहरीले लहजे वो भला कहाँ खामोश होने वाली थी। हाँ हाँ, पहले तो आप मेरे हाथों जलील हो गए ना, बाकियों को भी ऐसे ही जलील करूँगी। अगर बॉस का मैं ये हाल कर सकती हूँ तो बाकियों का क्या हाल करूँगी। इसकी बात सुनकर रिश्मान ने इससे घूर के देखा तो फौरन से वो खामोश हो गई। चलें ठीक है, आप आज से काम स्टार्ट करेंगी। क्या मतलब, मैं तो अभी आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ, आज से काम क्यों स्टार्ट करूँ? आपके बाबा की मुझे कॉल आई थी, इन्होंने बोला था कि आपको तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो आज से आप शुरू कर लें, मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। वो संजीदगी से गोया हुआ तो इसकी बात सुन के वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, ठीक है। और सारा दिन जिस कदर इसने अरिशमान को तिगनी का नाच नचाया था से वही जानता था। ज़्यादा इन दोनों के दरमियान बातचीत नहीं होती थी, मगर फिर भी किसी न किसी इनके आगे शिकायत अरिशमान को ज़रूर लगाती थी। रात को ड्राइवर इससे लेने आया तो वो जाते जाते कहने लगी,
आज इतना ज़्यादा मुझे बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। कल से ज़्यादा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी बात सुन के वो खामोश हो गई। इसने मज़ीद कोई जवाब नहीं दिया। रात डिनर के वक्त आई थी और सीधा आके सबके दरमियान ही बैठ गई। वाजिद साहब कहने लगे, और बताओ बेटा, आज का दिन कैसा रहा? बाबा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो आपके दोस्त का जो बेटा है ना, अरिशमान, बहुत ही खड़ूस किस्म का है। इसकी बात सुन के वो कहने लगे, नहीं बेटा, इसकी बातों से ऐसे लग रहा था जैसे इस खड़ूस को खुद भी कोई काम नहीं आता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। इन्होंने नरमी से इसे समझाया। रात वो तुम्हारे कमरे में आई तो इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने अंदर आने की इजाज़त दी। देखा तो सामने शामिर खड़ा हुआ था। शामिर को देखते ही इसके लबों की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। आप कब आए? वो नरमी से इससे मुखातिब हुई थी। शामिर इसकी फूफो का बेटा और इसका मंगेतर था। वो चलते हुए इसके पास आया। क्यों? मुझे इस घर में आने की इजाज़त लेनी पड़ेगी आपकी? वो नरमी से गोया हुआ तो वो इसकी बात सुन के ज़बरदस्ती अपने लबों पे मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, नहीं, इजाज़त की बात नहीं है, बस मैं तो वैसे आपसे पूछ रही थी कि आप कब आए हैं? आपको मुझसे कुछ काम था क्या, जो इतनी रात को आप मेरे कमरे में आए हैं? इसकी बात सुन के वो कहने लगा, हाँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम था। मैं इस महीने के आखिर पे शादी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए। ये सुन के वो जो बैठी हुई थी एकदम से बेड से उठ खड़ी हुई। आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? पागल हो गए हैं क्या? अभी फ़िलहाल मेरा कोई शादी का मूड नहीं है। अभी मुझे बिज़नेस अपना सेट करना है, मुझे आगे बढ़ना है। वो नरमी से बोलने लगी। इसकी बात सुन के शामिर कहने लगा, बिज़नेस बाद में किया जा सकता है, मैं बस शादी करना चाहता हूँ। मज़ीद मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, आप इंतज़ार नहीं कर सकते तो आप एक काम करें, किसी और लड़की के साथ शादी कर लें, लड़कियों की कमी नहीं। इसकी बात सुन के शामिर को गुस्सा आ गया। एकदम से इसके कंधों से पकड़ के इसे पीछे दीवार के साथ लगा दिया। खबरदार, आज तो तुमने ये बात की है, दोबारा ये बात करने की कोशिश की, बहुत बुरा पेश आऊँगा। इसे दूर झटकते हुए वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। वो इसे देखने लगी। बड़ा आया मुझ पे हक जताने की कोशिश कर रहा है। मेरा बच्चा, ये तो तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम कभी मुझ पर रोब झाड़ सकोगे। सुबह सुबह जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुई तो सीधा लिफ्ट की तरफ गई। लिफ्ट में खड़े होते ही वो गुनगुना रही थी। इस लम्हे अरिशमान लिफ्ट में दाखिल हुआ। इसे देखते ही इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। इस खड़ूस को भी अभी आना था। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, मगर इसकी बड़बड़ाहट को वाज़ेह तौर पर वो सुन चुका था। वैसे आप अपनी ज़ुबान को लगाम देंगी तो बहुत अच्छा होगा, अरिशमान ने संजीदगी से कहा। वो इसके चेहरे को देखने लगी और कहने लगी, ज़ुबान, ज़्यादा मेरे साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बॉस हैं, बॉस बनकर रहें। मैं भी बॉस बन जाऊंगी। वो मुंह बनाते हुए बोली, तो मुझे आपकी हरकतें देख के लगता है ये आपका ख्वाब ही रह जाएगा और आप अगले जहां पहुंच जाएंगी। मैं क्यों अगले जहां पहुंचूं? अल्लाह करे आप अगले जहां पहुंचे। इसकी बात सुन के वो आंखें छोटी करता इसे देखने लगा। इसी लम्हे एक झटका खा के लिफ्ट रुकी थी। ये लिफ्ट को क्या हो गया? वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। ऐसे लिफ्ट से वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता था। अजीब किस्म का फोबिया था। और अब वो यूँ लिफ्ट का रुक जाना, इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मैडम, ये तुम्हारे करतूतों की वजह से रुकी है। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, उल्टी बातें मत करें, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे। वो मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। अगले लम्हे वो अरिशमान के बाजू से लिपट गई। बहुत शिद्दत से इसके कोट को अपने हाथों में दबोच लिया। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, प्लीज़ मुझे जल्दी बाहर निकालें, प्लीज़, वो घबराते हुए बोली थी। इससे सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। अपने गले से दुपट्टा निकाल दें, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो इसके चेहरे पर आया हुआ पसीना देखने लगा, मगर वो कोई बात नहीं कर रही थी। वो डर रही थी। इसका वजूद लरसने लगा। मुझे खौफ महसूस हो रहा है।
वो नीचे बैठ गई। मुझे सांस भी नहीं आ रही। वो इसे देखकर परेशान हो गया था। कुछ भी नहीं होता, अभी ठीक हो जाएगी। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे थे। अगले लम्हे वो बिल्कुल लखड़े हुए सांसों से बात कर रही थी। इसके सांस उखड़ने लगे, बिल्कुल इसकी आंखें बंद होने लगीं। जिमल, जिमल क्या हुआ है? वो जिमल के गाल को थपथपाने लगा, मगर जिमल की आंखें बंद हो रही थी। वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर इससे सांस नहीं आ रही थी। अब तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसकी बिल्कुल सांसें बंद हो चुकी थीं। वो इसकी गाल को थपथपाने लगा। अगले लम्हे इसके ऊपर झुक गया था। इसके लबों पर अपना लब रखता हुआ इसे अपनी सांसें देने लगा, क्योंकि शायद इसके पास एक आखिरी जरिया यही था। वो इसकी सांसें बहाल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। जिमल, जिमल आंखें खोलो। न जाने क्यों इसने जिमल के हाथ को बहुत शिद्दत से दबोचा हुआ था। एक दफा फिर से इसके ऊपर झुका, इसे सांसें देने लगा। इतने में लिफ्ट भी खुल चुकी थी। वो इसे अपने बाजू में उठाता हुआ बाहर की तरफ लेकर चला गया। फौरन से लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखें, सांस बंद होने की वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिलहाल परेशानी की इतनी ज़्यादा कोई बात नहीं है, अभी वो पहले से काफ़ी हद तक ठीक है। डॉक्टर की बात सुन के इसने इस बात में सर हिला दिया। इसे कब तक होश आएगा? देखें, ड्रिप लगी हुई है, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इस वजह से इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। डॉक्टर की बात सुन के इसने इस बात में सर हिला दिया, मगर न जाने क्यों इसके नाजुक होंठों का लम्स वो अभी तक अपने होंठों पे महसूस कर रहा था। काफ़ी वक्त बाद वो कमरे में आया तो इससे होश आई हुई थी। इसने गहरा सांस लिया। इतनी सी तो तुम्हारी जान थी कि एक लिफ्ट में बंद हो गई और तुम्हें सांस ही नहीं आई। वो अपनी बात को छुपाने के लिए कहने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई थी मुझे छूने की? वो दोबारा से बीपी हुई छेड़नी की तरह इसे देखते हुए बोली, आराम से लेटी रहो, ज़्यादा उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एक तो जान बचा ली है, ऊपर से आप मुझ पर चिल्लाने की कोशिश करेंगी। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, हाँ, आपका ऑफिस भी घटिया है। आज के बाद मैंने आपके ऑफिस में नहीं आना। लिफ्ट भी बंद हो गई थी। अगर मैं अकेली होती तो अब तक मर चुकी होती। हाँ, आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं आपके साथ था, वरना आप तो अब तक मर चुकी होती। इसकी बात सुन के वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं जी, मैं नहीं मर सकती ऐसे। वो इसे देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था, मगर न जाने क्यों इसके दिल में अजीब से जज्बात पैदा होने लगे थे। इस लड़की के लिए वक्त गुजरने लगा। वो इसके ऑफिस में काम करती थी और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। वो बिज़नेस संभाल सकती थी और इसने इसी मुतालिक स्टडी भी की हुई थी। आज इनको एक मीटिंग के लिए जाना था। मीटिंग के दौरान वो बार बार इसे देख रहा था, जो किसी गहरी सोच में मगन थी, किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी और इसकी ये कंडीशन देख के वो थोड़ा परेशान हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी। हालांकि वो इतनी खामोश रहने वाली नहीं थी, ना ही कभी इसने आज से पहले इसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा उदासी देखी थी जैसे आज इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वो बाहर की तरफ जा रही थी। वो इसके पीछे पीछे आया। जिमल, मेरी बात सुनो। जी बोले। आज जिमल ने किसी किस्म की आगे से मज़ीद कोई बात नहीं की थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। आपने किसके साथ जाना है? वो ड्राइवर को कॉल करने लगी। वही लेने आ जाएगा, आप बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो नरमी से गोया हुआ था तो वो खामोशी से बैठ गई। मजीद इसने कोई बात नहीं की। वो बाहर खिड़की की तरफ देखते हुए अपने आंसुओं को साफ करने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना? वो नरमी से गोया हुआ, मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी से बाहर निकलो प्लीज़, मुझे घर छोड़ दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो घबराते हुए बोली। जिस कदर इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, वो और परेशान हो गया। बताएं तो सही, हुआ क्या है? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ मोहब्बत से बोला। वो हिचकियों के साथ रोती हुई इसके कंधे पर
सर टिका गई। क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है ना? वो उसके बालों को सहलाते हुए इससे पूछने लगा, मगर वो बोल ही नहीं रही थी, बस मुसलसल रोए जा रही थी। क्या हुआ है बताओ? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। मुझे डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है आपको? आप पता है ना, मेरी इंगेजमेंट हुई है मेरी फूफो के बेटे के साथ। मुझे वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो रात को मेरे कमरे में आ जाता है, हालांकि हम दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। इसके बावजूद भी वो कुछ अच्छी हरकतें नहीं करता मेरे साथ। इसकी आंखों में अजीब सी हवस होती है। मैंने बाबा को बताने की कोशिश की, लेकिन बाबा ये कहते हुए कि वो मजीद इसके सीने से लग गई, इसे दबोचते हुए बुरी तरह से रोने लगी। क्या हो गया? अच्छा रिलैक्स हो जाएं, मुझे बताएं बाबा क्या कहते हैं। मुझे गलतफहमी होती है, मैं इसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इस वजह से मैं ऐसे कहती हूँ। मैं इस पर इल्ज़ाम लगाती हूँ। फूफो ने मुकम्मल तौर पर बाबा को अपने कब्जे में किया हुआ है। अब बाबा वही करते हैं जो फूफो कहती हैं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। वो रोते हुए बोल रही थी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। इसकी आंखों में से यूं बहने वाले आंसू देखकर अरिशमान के दिल को कुछ होने लगा था। अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करे ना। वो धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाने लगा, मगर वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। आज से पहले इसकी कोई दोस्त भी नहीं थी, ना ही इसका कोई बहन भाई था जिससे वो अपनी तकलीफ बताती। वो तो एक शोक चंचल मिजाज लड़की थी, सबके साथ अटैच हो जाती थी, मगर आज तक कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपने राज बता सके। मगर आज वो पहली दफ़ा इसके सीने से लगी, इतनी शिद्दत से रोए जा रही थी। वो धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाता रहा, इसे अपनायत का एहसास दिलाता रहा, और वो अपनी आंखें बंद कर गई। न जाने कितनी देर तक इसके सीने से लगी रही थी। वो खुद नहीं जानती थी इससे क्यों अरिशमान से इतनी ज़्यादा अपनायत महसूस हुई थी। हालांकि वो तो हमेशा इसके साथ लड़ती झगड़ती रहती थी। इसे घर छोड़ने आया तो सामने ही वाजिद साहब भी आ गए। मुस्कुराते हुए कहने लगे, और बेटा अच्छा हुआ तुम भी आ गए हो, आ जाओ डिनर कर लेते हैं। नहीं अंकल, बस मुझे लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक काम चल रहा है? जी अंकल, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, इसे सब कुछ आता है। आज मीटिंग में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इन्होंने इस बात में सर हिला दिया। वो सीधा अपने कमरे में आ गई। जैसे कमरे में आई तो सोफे पर शामिर बैठा हुआ था और सिगरेट के गहरे कश लगा रहा था। तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो गुस्से में बोली तो इसकी बात सुन के शामिर इसके पास आया। इसके हाथ को अपनी हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ कहने लगा, देखो इज्जत से बुलाया करो, तमीज़ से बुलाया करो। तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ और मैं कभी भी तुम्हें अपना शौहर नहीं बनाऊंगी। एक दफ़ा फिर से बोली तो इसके जबड़े को दबोचते हुए कहने लगा, अच्छा कितने आशिक पाल रखे हैं, कितनों के साथ तुमने वादे किए हुए हैं जो तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी, तो इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ शादी कर लेगा। एक तो तुम्हारा बॉस है ना, वो मामू जान के दोस्त का बेटा अरिशमान, इसको तो मैं रास्ते से हटा दूंगा। इसकी बात सुन के वो इसे पीछे धक्का दे गई। खबरदार, जो तुमने फजूल बकवास करने की कोशिश की, जलील घटिया इंसान, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। तो इसकी बात सुन के वो हंसते हुए इसे देखने लगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है ना तुम्हें, वक्त आने पे बहुत बुरी तरह से तुम्हें तकलीफ़ दूंगा, ऐसी तकलीफ़ दूंगा कि तुम अपने आप को भी पहचान नहीं पाओगी। ये कहते हुए शामिर कमरे से बाहर चला गया। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बाबा जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वली साहब जो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे, अरिशमान की बात सुन के मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ बेटा बोलो। बाबा जान, मैं शादी करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुमने। और बताओ, फिर लड़की पसंद कर ली? वह इस बात में सर हिलाने लगा। जी बाबा जान, वाजिद अंकल की बेटी जिमल के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ।
ये सुन के इनके लबों की मुस्कुराहट गायब हुई। देखो, जिमल का तो पहले से रिश्ता तय है। वाजिद ने अपनी बहन के बेटे के साथ इसका रिश्ता तय किया हुआ है। अगर किसी और के साथ भी रिश्ता तय होता है तो वो इनकार कर देते, लेकिन इन्होंने अपनी बहन को इसका रिश्ता दिया हुआ है, तो इस वजह से वो किसी कीमत पर इनकार नहीं करेंगे। बेटा, कोई और लड़की देख लो, बाबा मुझे वही चाहिए। और वो हैरान हुए थे अपने बेटे को देख के। आज पहली दफ़ा इसने ज़िद की थी और इसकी ज़िद के सामने वो खामोश हो गए। इन्होंने मज़ीद कोई बात नहीं की। कहने लगे, बेटा जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन मैं रिश्ते की बात नहीं करूँगा। ये कह के वो खामोश हो गए तो वो कमरे से बाहर आ गया। न जाने क्यों इसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा। वो अपने कमरे में आया तो सामने हानिया बेगम बैठी हुई थी। क्या हो गया बेटा, इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ भी नहीं मम्मा, ये कहता हुआ इनकी गोद में सर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर गया। वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। मगर इसने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर गया। वक्त गुजरने लगा था। 2 दिन से वो देख रहा था जिमल ऑफिस नहीं आ रही थी। इसका नंबर भी बंद जा रहा था। वो इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कॉल भी पिक नहीं करती थी। आज कितने दिनों बाद वो ऑफिस आई। काफ़ी ज़्यादा वो बदली हुई लग रही थी। इसने अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे वो दरवाज़ा बंद करते हुए ऑफिस के अंदर दाखिल हुई तो इसके पास आ गया। कहने लगा, जिमल मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसके करीब होता इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। इसने एकदम से निगाहें उठा के मुकाबिल शख्स को देखा और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहने लगे, आपका दिमाग ख़राब हो गया है? पागल हो गए हैं क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी बात सुन के वो कहने लगा, कैसी बातें करने का क्या मतलब है? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिमल मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसकी ये बात सुन के जिमल कहने लगी, आप पागल हो क्या? अब अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा रिश्ता तय है और मेरी शादी होने वाली है। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं। आपने मीटिंग का बोला था, इस वजह से मैं आई हूँ, वरना मैं नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो बजट मैंने मुकम्मल किया था, इस वजह से मैं आई हूँ। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, जिमल मैं सब कुछ संभाल लूँगा, लेकिन एक दफ़ा तुम कहो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, वरना कभी भी तुम यूँ मेरे पास ना आती, मेरे करीब ना आती। जैसे इस दिन तुम मेरे पास आई थी, मेरे सीने से लग गई थी। मैंने इस दिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोलने लगा, मगर वो इसकी बातें नहीं सुन रही थी, ना ही इसकी किसी बात का जवाब दिया और वहाँ से बाहर चली गई। वो लोग मीटिंग के लिए आ चुके थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी और दूसरा शहर था। मजबूरन इन्हें होटल में रुकना पड़ा। आधी रात को कमरे का दरवाज़ा खोल के अरिशमान अंदर दाखिल हुआ और अरिशमान को देखते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें इस चीज़ की समझ क्यों नहीं आती? इसके कंधों से पकड़कर वो नरमी से बोल रहा था। वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। देखो जिमल, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें किसी और के काबिल भी नहीं रहने दूंगा। अरिशमान संजीदगी से बोला तो अरिशमान की बात सुन के इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या मतलब है अरिशमान आपका? मैं आपकी बात को समझी नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? बताओ मुझे। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला तो इसने अरिशमान की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, मोहब्बत करती हूँ,
लेकिन मैं बेबस हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरे बाबा आजकल बहुत अजीब से हो गए हैं। वो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते। पता नहीं फूफो ने इनको मेरे खिलाफ किया, क्या क्या पट्टियाँ पर आई हैं। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। रोना बंद करो। वो एकदम से इसे अपने सीने से लगा गया, इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, कहने लगी, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहें। आपको पता है मेरी शादी होने वाली है। जिमल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो ऐसे तुम्हें किसी और का होने दूंगा? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। ये कहते हुए इसके करीब आने लगा। जिमल ने नफ़ी में सर हिला दिया। आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? आपकी आंखों में देखने लगा। जिमल, क्या तुम मेरी बात मानोगी? वो इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। इसकी बात सुन के वो हैरान हुई। क्या मतलब? कौन सी बात? वो संजीदगी से पूछने लगी। अगले लम्हे जो बात इसने बताई वो सुन के जिमल का दिमाग घूम गया। ये आप कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? वो गुस्से में बोली तो वो कहने लगा, फजूल बातें नहीं हैं बल्कि यही हकीकत है। बताओ तुम मेरी बात मानोगी? वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। ठीक है, फिर जो मैं अगला कदम उठाऊंगा इसके लिए तैयार होना। ये कहते हुए वो इसके करीब होने लगा। जिमल नफ़ी में सर हिलाते हुए इसे दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर वो मुकम्मल तौर पर इसके पास आ गया था। मैं तुम्हें कभी भी किसी की कीमत पर भी नहीं खो सकता, इसलिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जिमल, और तुम्हारी आंखें में मेरे लिए जो मोहब्बत है मैं तुम्हें ऐसे नहीं खुद से दूर जाने दूंगा। इसकी बातें इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसका दिल सूखे पत्ते की मानंद लर्ज गया था, मगर वो बिल्कुल इसके करीब आ गया, इसके ऊपर झुक गया। जिमल की चीख बुलंद हुई थी, इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। अगले दिन सुबह सुबह जिमल वापस आ गई थी, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। नसीमा बेगम ने जब इसे देखा कहने लगी, आ गई, और रात भर तुम कहाँ थी? वो कहने लगी, ऑफिस की मीटिंग थी तो बस वहीं पर थी फूफो जान। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आज के बाद अब तुम्हारी शादी नज़दीक आ रही है तो तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अपनी फूफो जान की बात सुन के इसने इस्बात में सर हिला दिया। रात वो कमरे में बैठी हुई थी जब वाजिद साहब कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। इसने निगाहें उठाकर वाजिद साहब की तरफ देखा। खाली खाली नज़रों से इनको देख रही थी। आज वो पहली दफ़ा अपनी बेटी के आंखों में अपने लिए अजनबियत देख रहे थे। कहने लगे, क्या हुआ है, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? देखो बेटा, नसीमा मेरी बहुत लाडली बहन है और मैं इससे कभी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम्हें इस शादी से इख्तलाफ है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी शादी सिर्फ शामिर के साथ ही करवाना चाहता हूँ। बाबा जान, आपको समझ क्यों नहीं आती? शामिर अच्छा इंसान नहीं है, वो मेरे काबिल नहीं है। इस लम्हे नसीमा बेगम कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, देख रहे हैं भाईजान, मेरे बेटे के खिलाफ आपको करने की कोशिश कर रही है। और वो फिर से एक दफ़ा खामोश हो गई थी। वक्त गुजरने लगा। इसकी शादी के दिन करीब आने लगे थे। वो दुल्हन बनी पॉलर से बाहर निकली तो अचानक सामने से एक गाड़ी आई। इसके बाद इसे कोई होश ना रही। जब इसे होश आई तो इसने खुद को एक कमरे में पाया था। सामने अरिशमान बैठा हुआ था। वो कहने लगी, अरिशमान। तो मैं अरिशमान को देखते हुए वो रोते हुए इसके पास आई, इसके सीने से लग गई थी, फूट फूट कर रोने लगी। मैं वाकई में शामिर के साथ शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है, तुमने मेरी बात मान के मुझे यकीन दिला दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इस दिन तुम्हें मैंने अपनी महरम बनाया था, अपनी बीवी बनाया था, तो क्या किसी और के साथ शादी होने देता? पागल हो क्या? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला, तुम्हें पता है शामिर बहुत बुरा है। मैं किसी कीमत पर इसकी ज़िंदगी में नहीं शामिल होना चाहती।
मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो रोते हुए बोल रही थी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो ना। रोना बिल्कुल नहीं है। ओके, तुम्हारे बाबा से मैं खुद बात कर लूँगा। मुझे डर लग रहा है, बाबा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अगर मैं वक्त पर ना पहुंची तो परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होता। बस तुम्हारे बाबा को शामिर की असलियत पता चल जाएगी। इसे अपने सीने से लगाए यूं ही खड़ा हुआ था। अब क्या ख्याल है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दुल्हन तो तुम वैसे ही बनी हुई हो और रुखसत होकर भी मेरे पास आ गई हो। ये कहते हुए इसकी कमर पर हाथ रखता एकदम से इसके लबों के ऊपर झुक गया था। वो इसके कॉलर को दबोचती हुई अपनी आंखें मीच गई। जैसे इससे अलग हुआ तो इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो रहा था। वो चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। अगले लम्हे मुकम्मल तौर पर इसे अपने हसार में लेता बेड पर लेटाता इस पर साया फगन हुआ। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इन दोनों के तमाम तर फासले ख़त्म होते जा रहे थे। वो इसे अपनी मोहब्बत में भिगोता जा रहा था। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खुला तो सामने वाजिद साहब खड़े हुए थे। वो रिशमान से कहने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? मेरे पास है मेरी बीवी। वो संजीदगी से गोया हुआ तो अगले लम्हे वो रिशमान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाने के लिए। अगर कल रात में शामिर के साथ इसकी शादी कर देता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन अपने बेटे के करतूत जानने के बावजूद भी ऐसा करेगी। तुम्हें पता है इसने मेरी बेटी पर कितने कितने घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं। तुम ठीक कहते थे, वो कभी इसकी इज्जत नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया इसे बचाने के लिए। मेरी बेटी मेरे हवाले करो, मैं रुखसत करके इसे तुम्हारे साथ भेजूंगा। और वो मान भी गया था। शामिर और नसीमा बेगम महज इस वजह से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते थे। वो शामिर की बीवी बन जाएगी। वो इकलौती है, सारी जायदाद शामिर के पास चली जाएगी। वरना इसने पहले से शादी की हुई थी, जिसका कल रात को ही इनको इल्म हुआ था। और इन्हें यह सब बताने वाला कोई और नहीं बल्कि रिशमान ही था, जिसने जिमल की ज़िंदगी बचा ली थी। वो रिशमान की दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। जब रिशमान कमरे में दाखिल हुआ, वो आंख का कोना दबाते हुए कहने लगा, सुहाग रात तो हम पहले ही मना चुके हैं, अब बस हमने खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। ये कहते हुए इसके करीब आता मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया तो इसके सीने में अपना सर टिका गई। रिशमान, मुझे नहीं पता आप जैसे खड़ूस इंसान के साथ मुझे कब मोहब्बत हो गई। आज इसकी आंखों में चमक थी, आज वो खेल के मुस्कुरा रही थी। बहुत शुक्रिया रिशमान मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए। ये कहते हुए इसके सीने पर अपना सर टिका गई और खिड़की से झांकता हुआ चांद भी इनकी मिलन पर शर्माता हुआ बादलों की ओट में छुप गया।